हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम डॉक्टर उपासना जोशी। आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन फ़िलॉसफी एंड एजुकेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस टॉपिक में आपको एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का और 2 मार्क्स के आपको क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे। अब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। आपको ये टॉपिक बहुत ही ध्यान से पढ़ना है क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। Now, come to the topic relationship between philosophy and education. फिलॉसफी और शिक्षा यानी दर्शन और शिक्षा के संबंध को हमें जानने के लिए सबसे पहले हमें इसके 3 एस्पेक्ट देखने होंगे, 3 पॉइंट्स हमें देखने होंगे। सबसे पहले बोथ फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर इंटर रिलेटेड। सेकेंड वन इज इन्फ्लुएंस ऑफ फिलॉसफी ऑन एजुकेशन। थर्ड वन इज इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन ऑन फिलॉसफी। इन 3 पॉइंट्स में आपको इसका रिलेशनशिप समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बोथ फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर इंटर रिलेटेड। Philosophy and education are interrelated. Education is a plant on which the flower of philosophy blossom. ये एक क्वेश्चन फॉर्म में भी आता है 16 मार्क्स का कि एजुकेशन इज ए प्लांट ऑन विच द फ्लावर ऑफ फिलॉसफी ब्लॉसम। टेल मी द रिलेशनशिप बिटवीन द फिलॉसफी एंड एजुकेशन और इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट, यानी कि इस स्टेटमेंट के संदर्भ में आप फिलॉसफी और एजुकेशन के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करें। तो 16 मार्क्स का बेटा ये क्वेश्चन आता है। Second, without philosophy, education would be blind effort. In another word, we can say the education without philosophy is blind and philosophy without education is invalid. यानी कि दोनों में रिलेशनशिप है। बिना फिलॉसफी के एजुकेशन कुछ नहीं कर सकता और बिना एजुकेशन के फिलॉसफी निराधार है। फिलॉसफी इज़ थ्योरी ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशन इज़ अप्लाइड फिलॉसफी। अगर हम देखें इन दोनों के रिलेशनशिप में, तो जो फिलॉसफी होता है या दर्शन होता है वो एजुकेशन का एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, एक सैद्धांतिक पक्ष है। और अगर हम एजुकेशन को देखें तो वो फिलॉसफी का एक क्रियाशील या एक्टिव या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, या जिसको हम अप्लाइड फिलॉसफी भी कहते हैं। Both philosophy and education are interrelated and sharply influence each other. यानी कि ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। इसमें अकॉर्डिंग टू रॉस ने एक स्टेटमेंट दिया है कि फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर लाइक द 2 साइड ऑफ द सेम कॉइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है कि हु गेव दिस स्टेटमेंट। तो आंसर इज रॉस गेव दिस स्टेटमेंट कि फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर लाइक द 2 साइड ऑफ द सेम कॉइन, यानी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दर्शन और शिक्षा। या दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। विवेचना कीजिए। ये भी 16 मार्क्स का बेटा एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको इन दोनों के रिलेशनशिप को बताना है और इन्फ्लुएंस ऑफ फिलॉसफी ऑन एजुकेशन और इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन ऑन फिलॉसफी ये आपको बताना है। सेकेंड एक क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू द जॉन एडम के अनुसार एजुकेशन इज़ द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी। यानी शिक्षा जो है वो दर्शन का एक गतिशील पक्ष है या एक क्रियाशील पक्ष है, डायनेमिक साइड है। कौन? एजुकेशन। ये 4 मार्क्स में पूछा जाता है। तो अगर आपको इसके इंटर रिलेटेड जो बताया मैंने कि बोथ फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर इंटर रिलेटेड, तो उसमें आप ये चीज़ें, ये जो मैंने स्टेटमेंट दिए या ये जो एक्सप्लेन किया है, इसको आप लिख सकते हैं। इसका ब्रीफ में अगर हम कहें कि फिलॉसफी अपने आप में क्या है, शिक्षा का एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, एक सैद्धांतिक पक्ष है, और फिलॉसफी शिक्षा का एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। यानी कि अगर हम कोई भी थॉट अपने माइंड में लेके आते हैं तो वो एक फिलॉसफिकल पार्ट हो गया, थॉट क्रिएशन, और उस थॉट को जब हम अप्लाई करते हैं तो वो शिक्षा का एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो गया या फिलॉसफी का एक क्रियाशील पक्ष हो गया। अब नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंस ऑफ फिलॉसफी ऑन एजुकेशन। देखिए कैसे दर्शन शिक्षा पर कैसे प्रभाव डालता है। जब हमने बताया कि ये दोनों एक दूसरे, हम रिलेशनशिप अगर किसी की समझाते हैं तो हम ये बताते हैं कि एक दूसरे को कैसे प्रभावित करता है। तो इस पहले वाले में हम बता रहे हैं कि इन्फ्लुएंस ऑफ फिलॉसफी ऑन एजुकेशन, यानी कि दर्शन शिक्षा पर कैसे प्रभाव डालता है। तो हमने आपको पहले बताया था कि दर्शन में 3 मेन चीज़ होती हैं। पहला आता है मेटाफिजिक्स, जिसको हम बोलते हैं बेटा तत्व मीमांसा डिटरमाइंस एम ऑफ एजुकेशन। जो तत्व मीमांसा होती है वो शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करती है। कैसे निर्धारित करती है? क्योंकि
जो हमारी दर्शन होता है वो जीवन के उद्देश्यों को निर्धारित करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ कि आदर्शवाद के अनुसार, जो आदर्शवाद फिलॉसफी है उसके अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन करना, यानी कि स्व अनुभूति करना। तो ये जीवन का उद्देश्य हुआ। अब इस जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये एक फिलॉसफिकल एस्पेक्ट हुआ। दर्शन से जीवन का उद्देश्य निर्धारित हुआ और जीवन के उद्देश्य से हमने शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए कि हमें सेल्फ रियलाइजेशन के लिए शिक्षा के उद्देश्य क्या होंगे? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस तरह से फिलॉसफी ने क्या किया? शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित किया। दूसरा आता है एपिस्टेमोलॉजी डिटरमाइन द करिकुलम एंड मेथड ऑफ टीचिंग। व्हाट इट मीन्स कि जो ज्ञान मीमांसा है, मैंने आपको बताया था, विच डील्स विद द थ्योरी ऑफ नॉलेज, यानी कि वास्तविक ज्ञान क्या है और ज्ञान को प्राप्त करने के साधन क्या है। तो एपिस्टेमोलॉजी क्या एनालाइज करता है? द फॉर्म ऑफ नॉलेज एंड ऑन इट्स बेसिस सच नॉलेज इज इंक्लूडेड इन द करिकुलम ऑफ द एजुकेशन। टेल अस वेदर सेंस ऑर्गन और थिंकिंग बेस्ड नॉलेज। देखिए, एपिस्टेमोलॉजी जो होता है, ज्ञान मीमांसा, वो करिकुलम को और शिक्षण विधियों को निर्धारित करता है। कैसे निर्धारित करता है? क्योंकि आपको बताया था कि ज्ञान मीमांसा में हम पढ़ते हैं कि विच डील्स विद द थ्योरी ऑफ नॉलेज, कि वास्तविक ज्ञान क्या है और ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या है। जैसे आदर्शवाद के अनुसार, आदर्शवादी जो विचारधारा है हमारी दार्शनिक, उसके अनुसार थिंकिंग बेस्ड नॉलेज वो रियल नॉलेज मानी जाती है। तो जैसी हमारी नॉलेज होगा, यानी जैसा इसमें हम नॉलेज किस में पढ़ते हैं, यानी कंटेंट किस में पढ़ते हैं? करिकुलम में। और जैसा करिकुलम होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारे मेथड ऑफ टीचिंग होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ज्ञान मीमांसा है वो करिकुलम और मेथड ऑफ टीचिंग को निर्धारित करती है। तीसरा आता है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी डिटरमाइन डिसिप्लिन एंड स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। मैंने आपको बताया था कि एक्सियोलॉजी मूल्य मीमांसा विच डील्स विद द थ्योरी ऑफ वैल्यूज़, यानी कि वो उसमें मूल्यों पर आधारित होता है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, यानी कि हमें किन वैल्यूज़ को प्राप्त करके हम उन उद्देश्यों तक पहुंच सकते हैं। तो एक्सियोलॉजी डिटरमाइन करता है हमारे डिसिप्लिन, जैसे हमारे शाश्वत मूल्य होते हैं। अगर हम आदर्शवादी फिलॉसफी को देखें, जो हमारे शाश्वत मूल्य हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, उनको हम प्राप्त करके ही स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को प्राप्त करके हम सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंच सकते हैं। तो एक्सियोलॉजी फाइनली डिटरमाइन करती है हमारे डिसिप्लिन को और स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप को। नाउ द फिलोसफी डिटरमाइंस एंड इन्फ्लुएंस द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन के जो केवल एक ही एस्पेक्ट नहीं होता, एजुकेशन के बहुत एस्पेक्ट होते हैं। जैसे शिक्षा के उद्देश्य एक एस्पेक्ट हुआ, करिकुलम एक एस्पेक्ट हुआ जिसको हम पाठ्यक्रम बोलते हैं, शिक्षण विधियाँ यानी कि टीचिंग मेथड एक एस्पेक्ट हो गया, और आपका टेक्स्ट बुक, डिसिप्लिन, टीचर, स्टूडेंट, स्कूल। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। कई सारे शिक्षा के एस्पेक्ट होते हैं, यानी पक्ष होते हैं, जिनको कि फिलॉसफी प्रभावित करता है। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे कि फिलॉसफी एंड एम ऑफ एजुकेशन। It is the function of education philosophy to decide about aim of education. Without an aim, education is meaningless. The aim of education is direct related to the aim of life, and aim of life is always depend on the philosophy. जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि फिलॉसफी जो है वो एम ऑफ लाइफ को प्रभावित करती है, मनुष्य जीवन के उद्देश्य को प्रभावित करती है, और जैसा जीवन का उद्देश्य होगा वैसे ही हमारे शिक्षा के उद्देश्य होंगे। तो जीवन के उद्देश्य को प्रभावित किया दर्शन ने, और जीवन के उद्देश्यों से प्रभावित करते हैं शिक्षा के उद्देश्यों को। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दर्शन जो है वो शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया कि आदर्शवादी विचारधारा में जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन करना, यानी स्व अनुभूति करना। और उस स्व अनुभूति के लिए हमने जो शिक्षा के उद्देश्य क्या निर्धारित किए? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना शिक्षा का उद्देश्य हुआ। तो इस प्रकार से हमने फिलॉसफी ने तो जीवन का उद्देश्य निर्धारित किया, और जीवन के उद्देश्य से शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित हुए। अतः हम कह सकते हैं कि फिलॉसफी शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करता है। अगर हम दूसरा इसमें लें कि प्रकृतिवादी विचारधारा के अनुसार क्या है मनुष्य जीवन का उद्देश्य? सुखपूर्वक जीवन जीना, यानी टू लिव हैप्पीली। और उसके लिए हमें क्या करना है? हमें एक ह्यूमन डेवलपमेंट करना है, यानी कि मनुष्य का या बालक का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। तो जैसा हमारा जीवन का
उद्देश्य होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारे शिक्षा के उद्देश्य उसी पर डिपेंड होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि फिलॉसफी शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करता है। सेकंड वन है फिलॉसफी एंड करिकुलम। अब फिलॉसफी पाठ्यक्रम को कैसे निर्धारित करता है? बिल्कुल सामान्य सी बात है, जैसे हमारे शिक्षा के उद्देश्य होंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा पाठ्यक्रम होता है। करिकुलम इज द कंटेंट ऑफ एजुकेशन। करिकुलम पाठ्यक्रम में क्या होता है? शिक्षा की पाठ्यवस्तु होती है। थ्रू करिकुलम एजुकेशन बिकम इफेक्टिव और इनइफेक्टिव, यानी कि करिकुलम के माध्यम से ही शिक्षा हमारी प्रभावशाली बनती है या अप्रभावशाली बनती है। करिकुलम इज नॉट फिक्स ऑल द टाइम, इट चेंज इन अकॉर्डेंस विद द एम ऑफ एजुकेशन विच आर डिपेंडेंट बाय फिलॉसफी। यानी कि कह रहा है करिकुलम एकदम फिक्स नहीं होता। अगर हम प्राचीन काल में देखें, जब शिक्षा का उद्देश्य केवल सेल्फ रियलाइजेशन या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट था, तब हमारा करिकुलम अलग प्रकार का होता है। अगर हम प्रकृतिवादी विचारधारा के अनुसार देखें, वहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य हमारा क्या है? मनुष्य जीवन को सुखपूर्वक जीवन जीना है, उसके अकॉर्डिंग करिकुलम होगा। या पहले के टाइम में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, और आज के अगर हम मॉडर्न कंसेप्ट में देखें तो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो है मनुष्य का चहुमुखी विकास करना। पहले पाठ्यक्रम टीचर सेंटर्ड और करिकुलम सेंटर्ड एजुकेशन थी, आज के टाइम में हमारे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। तो करिकुलम भी अकॉर्डिंग टू एम ऑफ एजुकेशन पर डिपेंड करता है, यानी जैसे शिक्षा के उद्देश्य होते हैं वैसा ही करिकुलम होता है। अगर शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन होता है तो करिकुलम में भी चेंज आता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि फिलॉसफी जो है वो करिकुलम को भी प्रभावित करती है। Then philosophy and textbooks. A good textbooks must reflect the prevailing value of the fixed by philosophy. यानी अच्छी जो टेक्स्ट बुक होती हैं वो भी कहीं ना कहीं दर्शन से प्रभावित होती हैं। जैसा हमारा दर्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसमें भी कंटेंट और उसमें पिक्चर्स आदि होती हैं। फिलॉसफी एंड टीचिंग मेथड. Philosophy influence and determine the method of teaching. According to Ross, educational aims and method are the natural consequences of philosophical principles. देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार लें, जहाँ पर हमारा आइडियलिस्टिक अगर फिलॉसफी होगी तो वहाँ पर मनुष्य का मैंने बताया स्पिरिचुअल डेवलपमेंट उसका उद्देश्य होगा, जिसमें कि हम लेक्चर मेथड और डिस्कशन मेथड वहाँ पर हम यूज़ करेंगे। अगर हम नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग चलें तो वहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है, और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए हमें ऐसे टीचिंग मेथड का यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि बालक का सर्वांगीण विकास हो, या जैसा उसमें कंटेंट है। अगर उसमें प्रकृति से रिलेटेड कंटेंट है तो हमें उसमें एक्सकर्जन या लर्निंग बाय डूइंग, जैसे कि जो नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी होती है वो कहते हैं कि हमें बालक का सर्वांगीण विकास करना है प्राकृतिक तरीके से, यानी बालक पर प्रेशर ना डाला जाए, बालक स्वयं सीखे। कोई टीचर जो है उसमें पर्दे के पीछे रहे, टीचर भी उनको एक गाइड के रूप में सिखाए और बच्चे को स्वयं करके सीखने दो, उसको बिल्कुल फ्री छोड़ा जाए, बच्चा लर्निंग बाय डूइंग। तो वहाँ पर जो हमारा टीचिंग मेथड है वो लर्निंग बाय डूइंग है, प्लेवे मेथड है, एक्सकर्जन है, इलस्ट्रेटिव मेथड्स हैं। फिर प्रेगमेटिज्म आता है। प्रेगमेटिज्म में क्या है? बालक का सामाजिक, वो मानते हैं कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, तो उसको उस मेथड से समझाया जाए जिसमें कि सामाजिक क्रियाएं हों, यानी कि जैसे उसके लिए हमने टीचिंग मेथड यूज़ किया प्रोजेक्ट मेथड। तो अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी, यानी जैसी फिलॉसफी होंगी, जैसी फिलॉसफिकल थॉट्स होंगे, विचारधाराएँ होंगी, उसी के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड्स भी हमारे अलग अलग होते हैं। Now the philosophy and discipline. Like curriculum, textbooks and teaching method, discipline too is determined by the philosophy of life. यानी कि आपको मैं बता दूं कि जो डिसिप्लिन होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। इसमें हमारा एक तो आता है दमनात्मक अनुशासन, पहले वाला। दूसरा है इम्प्रेशनिस्टिक, जिसको कि हमने बोला है प्रभावात्मक अनुशासन। और तीसरा बोलते हैं इमेंसिपेशनेटिक डिसिप्लिन, यानी कि मुक्त्यात्मक अनुशासन। तो पहला हमारा हो गया दमनात्मक अनुशासन, यानी जिसमें कि बच्चों के ऊपर एक प्रेशर डाला जाता है, उनको डंडे की नोक पे सिखाया जाता है। वो कहते हैं कि जब तक डंडा हाथ में रहेगा तभी तक बच्चा सीखता है। दमनात्मक अनुशासन यानी कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बच्चे को दबाना, बच्चे को डांटना, पनिश करना उसकी गलती पे। दूसरा आ जाता है इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन, जिसमें प्रभावात्मक अनुशासन, अर्थात यानी कि टीचर के आदर्श, उसके गुण, उसके
उसके व्यक्तित्व से बच्चा प्रभावित हो और बच्चा सीखे। तीसरा आता है मुक्त्यात्मक अनुशासन, जिसमें ये बताया जाता है कि बालक को बिल्कुल फ्री छोड़ा जाए, उसको किसी भी प्रकार का पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। बालक स्वयं प्राकृतिक तरीकों से सीखे। बालक को मुक्त्यात्मक यानी कि उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दें, जिससे कि बालक का नैसर्गिक विकास हो। और आज के जो मॉडर्न हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है उसमें मुक्त्यात्मक अनुशासन की ही बात कही जाती है, जिससे कि बालक का नैसर्गिक और स्वयं से उसका विकास हो, उसके ऊपर उसे किसी भी प्रकार का पनिशमेंट ना दिया जाए, जिससे कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। Philosophy and teacher. Teacher has a very important role in education. Philosophy helps the teacher in the following manner. यानी कि टीचर कैसा हो, दर्शन कहता है कि टीचर ऐसा हो वो एक अंडरस्टैंडिंग वाला हो, यानी कि वो उसमें बच्चों की रुचि, बच्चों के इंटरेस्ट, बच्चों के एप्टीट्यूड को वो समझे और बच्चों के अकॉर्डिंग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दे। डिसिप्लिन होना चाहिए टीचर में, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कि टीचर ऐसा हो जिसको कंटेंट की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो, वो अनुशासित हो, वो एक गाइड का रोल प्ले करे, क्लैरिफिकेशन हो, उसको कंटेंट का पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन होना चाहिए और डिसिप्लिन हो खुद में। फिलॉसफी एंड स्टूडेंट. फिलॉसफी स्टडीज द प्लेस ऑफ स्टूडेंट एंड क्लैरिफाई द रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। यानी कि स्टूडेंट भी कैसा होना चाहिए, जो शिक्षक की रेस्पेक्ट करे, और फिलॉसफी इन दोनों के रिलेशनशिप यानी कि शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध कैसा होगा इसको भी प्रभावित करती है। Philosophy and school. Educational philosophy studies the nature, scope and need of institutional planning. यानी कि अगर हम देखें अलग अलग फिलॉसफी के अनुसार, जैसे अगर हम नेचुरलिस्टिक या प्रकृतिवादी फिलॉसफी को देखें तो वो कहते हैं कि प्रकृति को विद्यालय का प्रांगण माना, कि बच्चा जो कुछ भी सीखे वो प्रकृति से सीखे, उसको चार दीवारी में बंद ना किया जाए। बच्चे का जो ऑलराउंड डेवलपमेंट हो वो प्रकृति की गोद में ही हो, यानी कि प्रकृति का प्रांगण ही स्कूल हो। एजुकेशन शुड बी गाइडेड बाय द नेचर ऑफ द चाइल्ड, नो पनिशमेंट शुड बी गिवन टू द चाइल्ड। बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई पनिशमेंट नहीं देना है। बच्चे को जो पनिश करेगा वो नेचर करेगा, यानी बच्चे को प्राकृतिक तौर पर फ्री छोड़ा जाए, जिससे कि उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। आइडियलिस्टिक फिलॉसफी कहती है कि कंसीव ऑफ अ टाइप ऑफ स्कूल विच लीड्स द चाइल्ड फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, यानी कि हमें एक ऐसे स्कूल का निर्माण करना है जो बच्चे को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए, और जहाँ पर उस बच्चे का नैतिक विकास यानी मॉरल, स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक, इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक, और कंप्लीट डेवलपमेंट हो। यानी वहाँ पर टीचर का जो रोल है वो एक माली की तरह हो और बालक एक पौधे के समान हो, जिससे कि वह बालक का सर्वांगीण विकास कर सके और वो उसमें नैतिकता, आध्यात्मिकता का भी विकास कर सके। प्रैग्मेटिज्म कंसीडर्ड दैट स्कूल इज़ अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, लेकिन जो आपके प्रयोजनवादी दार्शनिक हैं उनका विचार है कि स्कूल क्या होना चाहिए, समाज का लघु रूप होना चाहिए, यानी कि स्कूल इज़ अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, क्योंकि वो सामाजिकता को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, वो बच्चों के सोशल डेवलपमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कंसीडर्ड द स्कूल इज़ ए मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, यानी कि विद्यालय कैसा हो जो समाज का लघु रूप प्रदर्शित कर सके। नाउ सेकेंड वन इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन ऑन फिलॉसफी। अभी तक हमने बेटा पढ़ा कि इफेक्ट ऑफ फिलॉसफी ऑन एजुकेशन, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का प्रभाव दर्शन पर। जैसे दर्शन शिक्षा को प्रभावित करती है, इसी प्रकार शिक्षा भी दर्शन को प्रभावित करती है। एजुकेशन एज द बेसिस ऑफ फिलॉसफी, यानी एजुकेशन क्या करती है, फिलॉसफी को एक बेस प्रोवाइड करती है। दूसरा, एजुकेशन एज ए ट्रांसमीटर, एजुकेशन ट्रांसमिट फिलॉसफी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से यानी ऑफ स्प्रिंग, पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो फिलॉसफी को ट्रांसमिट करती है वो कौन करती है, एजुकेशन करती है। एजुकेशन एज फॉर्म गिवर, यानी एजुकेशन प्रोवाइड कॉन्क्रीट फॉर्म टू फिलॉसफी बाय ट्रांसलेटिंग इट इनटू द एक्शन, यानी जो फिलॉसफी होती है वो अपने आप में एक थ्योरेटिकल या सैद्धांतिक रूप में होती है, लेकिन शिक्षा उसको क्या करती है, एक एक्टिव मोड में या एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ट्रांसलेट करती है। एजुकेशन एक्वायर्स फिलॉसफी विद न्यू प्रॉब्लम, यानी कि नई प्रॉब्लम को सोच समझ कर
सोच समझकर, यानी जो भी हमारी नई प्रॉब्लम्स आती हैं, फिलॉसफी विद न्यू प्रॉब्लम, दर्शन के साथ में जो भी नई प्रॉब्लम आती हैं उनका सोल्यूशन एजुकेशन के द्वारा भी, शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। एजुकेशन एज प्रोड्यूसर, एजुकेशन गिव बर्थ टू न्यू फिलॉसफी। ये कहा जाता है कि नई शिक्षा नए दर्शन को जन्म देती है और नया दर्शन नई शिक्षा को जन्म देता है। एजुकेशन एज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी, बेटा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कंटेंट है जो कि 4 मार्क्स में पूछा जाता है। इसको आप जरूर ध्यान से देखें कि फिलॉसफी एज अ डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी, यानी कि शिक्षा जो है वो दर्शन का एक गतिशील पक्ष है। अब हम ये कैसे कह सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि 2 थिंग्स आर एसेंशियल फॉर कंप्लीटिंग एनी टास्क। किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए 2 हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पहला थॉट, यानी किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए पहला थॉट होता है विचार, और दूसरा होता है एप्लीकेशन। तो फिलॉसफी इज़ द थॉट और प्लान साइड, यानी फिलॉसफी अपना, जैसे आपने किसी भी काम को करने के लिए सोचा तो जो आपके दिमाग में जो विचार आया, जो थॉट आया, वो तो हो गया फिलॉसफिकल पार्ट, थ्योरेटिकल, और उस थॉट के लिए जो आपने एक्शन किया, जो आपने एप्लीकेशन किया, जो उसकी प्रैक्टिकल साइड हुई, वो हो गया आपका एजुकेशन। तो वो यहाँ पर मेंशन है कि फिलॉसफी इज़ अ थॉट और प्लान साइड एंड एजुकेशन इज़ द एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल साइड। फिलॉसफी डिटरमाइंस द एम ऑफ लाइफ, जो दर्शन होता है वो जीवन के उद्देश्य को निर्धारित करता है, एंड बाय एनालिसिस लेज डाउन द प्रिंसिपल टू बी फॉलो फॉर अचीविंग द सेट एम। यानी कि जो दर्शन है वो जीवन के उद्देश्य को निर्धारित करता है, और इन उद्देश्यों की प्राप्ति हमें किसके माध्यम से होती है, हमें वो शिक्षा के माध्यम से होती है। एजुकेशन ट्रांसलेट दीज प्रिंसिपल एंड आइडिया इनटू प्रैक्टिस, यानी कि जो ये सैद्धांतिक जो हमारा विचार दिमाग में आए हैं उनको शिक्षा ट्रांसलेट करने का काम करती है और उसको अचीव करने का काम करती है। बिकॉज द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू मोल्ड ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि शिक्षा का कार्य क्या है, मनुष्य को लर्निंग कराना है, अर्थात उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना है। फिलॉसफी इज द थ्योरी ऑफ एजुकेशन वाइल एजुकेशन इज द प्रैक्टिकल, यानी मैंने बताया दर्शन क्या है, वो शिक्षा का एक सैद्धांतिक पक्ष है और शिक्षा फिलॉसफी का एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। देयर ऑफ एजुकेशन इज द बेस्ट मीन फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ फिलॉसफी। दस एडम्स हैज़ राइटली रिमार्क एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी। ये 2 मार्क्स में भी पूछते हैं कि हु गेव दिस स्टेटमेंट कि एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी। जॉन एडम गेव दिस स्टेटमेंट, और इसको 4 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि जो एजुकेशन होती है वो दर्शन का एक गतिशील पक्ष है। क्यों? क्योंकि जो फिलॉसफी है वो एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है शिक्षा का, और शिक्षा फिलॉसफी का एक क्रियात्मक पक्ष है, उसको अप्लाई कराती है। Now the conclusion, we can conclude that philosophy is the basis of education. There is a need for philosophy in every aspect of education. All educational questions are ultimately questions of philosophy. Education is dynamic and practical side of philosophy. It is quite appropriate, इसको रस ने लिखा है कि from every angle of educational problem come thus the demand for a philosophical basis of the subject. There is no escape from a philosophy of life and of education. Thus education is a plant on which the flower of philosophy blossom. इस तरह से हम ये कह सकते हैं, जो हमने सबसे पहला आपका क्वेश्चन लिया था कि एजुकेशन क्या है, अपने आप में एक प्लांट है जिस पर फिलॉसफी का जो फूल है वो खिलता है। ठीक है, इस संदर्भ में आप फिलॉसफी और दर्शन का रिलेशनशिप को की विवेचना कीजिए इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो 16 मार्क्स में बेटा ये क्वेश्चन आता है जिसका आपको शुरू से लेकर एंड तक इसका ये आंसर देना है। 4 मार्क्स में डायनेमिक साइड वाला क्वेश्चन आ सकता है। 2 मार्क्स में मैंने आपको बताए थे जो कोटेशंस दी गई थी वो किसने कही, उस तरह से आ सकता है। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और 16 मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, इसमें जो भी क्वेरी हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझसे उसके आंसर को आप जानें। Thank you so much. Thank guys.